नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके मेंस को बेहतर बनाने के लिए और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए एक मेंस आंसर राइटिंग श्रृंखला अभ्यास का आयोजन किया था। तो उसी के हम आज 8वें लेक्चर में पेपर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट का यूनिट 3 का मेंस आंसर राइटिंग करेंगे फ्रेंड। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको इसके फॉर्मेट पर ले जाना चाहता हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 2 5th मार्कर क्वेश्चन, 1 11th मार्कर क्वेश्चन का मेंस आंसर राइटिंग करना है फ्रेंड्स हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, आप ये हम क्वेश्चन पेपर देंगे पहले मिनट में, उसको आप लोग को लगातार 18 मिनट तक इसको लिखना है। तत्पश्चात फिर हम उसे 12 से 13 मिनट में इसका जो मॉडर्न आंसर है और एक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चंस के ऊपर। फिर है आपके क्वेश्चन और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लगातार 18 मिनट में इन क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से एक सुसज्जित आंसर लिखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम ऐसी आशा करते हैं कि आपने लगातार 18 मिनट में इन क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। और अब इन आंसर्स का हम मॉडर्न आंसर देखेंगे और ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो है, प्रत्येक क्वेश्चन को कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, ताकि हम अपने जो आंसर है उनमें वेरिएशन लेके आएँ और अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो हम जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहला क्वेश्चन दिया था आपको, मध्य प्रदेश की पिछड़ी 3 जनजातियां कौन कौन सी हैं। सबसे पिछड़ी 3 जनजातियां कौन कौन सी है। तो हम फ्रेंड सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सन 1973 में ढेबर समिति थी, उसकी अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनमें जो 3 मुख्य और सबसे पिछड़ी जनजातियां, उनको अनुशंसित किया था इनने, किसने? ढेबर समिति ने। तो अगर आप ये फैक्ट लिखते हैं कि 1973 में ढेबर समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की जो सबसे 3 पिछड़ी जनजाति है, वह कौन कौन सी है? वह भारिया, सहरिया और बेगा, जो कि बालाघाट में स्थित है, ठीक है ना। अब इनकी जो भारिया है वह छिंदवाड़ा में, सहरिया जो है शिवपुरी में है, ठीक है ना। बेगा जो है वह बालाघाट मंडला में स्थित है, ठीक है ना। ये बताने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास जगह बना सकते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में ये इतनी लाइन इधर छोड़ देंगे और यहाँ पर एक एमपी का मैप बना देंगे छोटा सा। इसमें आप बता देंगे कि यहाँ पर भैया हमारी जो बालाघाट है, यहाँ पर बेगा हो जाएगी, यहाँ पे जो शिवपुरी है यहाँ पर सहरिया हो जाएगी, और जो यहाँ पर जो छिंदवाड़ा है इसमें भारिया हो जाएगी फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को और कितने डिफरेंट टाइप से लिखा जा सकता है, तो पहला तो ये जो टाइप दिया गया है यह एक सफिशिएंट बहुत ही बेटर आंसर फॉर्मेट है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई फॉर्मेट चाहिए तो उसमें हम देखेंगे कि सीधा ये पहली लाइन में ये लिखें और 3 लाइन सीधा ऐसे मार्क करना है और पहला लिख देना बेगा, बालाघाट, सहरिया जो अपना शिवपुरी है, और जो भारिया है वह छिंदवाड़ा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया हूँ आपको कि मैप बनाना है और मैप में आप दर्शा देना है फ्रेंड, ठीक है ना। तो आप 3 लाइन में ही, पहली लाइन में ये लिखना है आपको, क्या? ढेबर समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजाति, 3 एरो बनाना है। 3 एरो में वहीं पर जनजाति का नाम लिखना है और साथ ही स्थान लिखना है, जनजाति नाम स्थान, जनजाति नाम स्थान, और ये मैप बना के यहाँ पे। तो आपको निश्चित रूप से इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे फ्रेंड। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो पीतमपुर है वह क्यों प्रसिद्ध है, पीतमपुर क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो हम सीधा उसमें लिखेंगे कि पीतमपुर जो है वह मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल हब है और इसे भारत का डेट्राइट कहते हैं। यदि यह एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ यहाँ पर दिया गया आपको आंसर, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये ऑटोमोबाइल हब है, उसके बाद ही एरो या स्लैश लगाना है, प्रसिद्धि ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है ना। फिर से स्लैश लगाना है, भारत का डेट्राइट, फिर से स्लैश लगाना है, यहाँ ड्राई पोर्ट की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना फ्रेंड। अगर हम देखें, क्योंकि ये जो है ये फॉर्मेट आपका बहुत ज़्यादा जगह जो घेरता है, इस कारण से मैंने आपको इस फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, स्लैश लगाते हुए इसको लिखेंगे, तो ये पूरे जो फैक्ट है यह दो लाइन में आ जाएंगे फ्रेंड। और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसने आपको अब 2 या 2 लाइन मैक्सिमम दी हुई है, देगी वो। तो ऐसा कर सकते हैं आप कि जो 4 फैक्ट हैं उनको 2 लाइन में लिखने के लिए स्लैश का उपयोग कर सकते हैं।
अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सवाहा क्यों प्रसिद्ध है, बक्सवाहा क्यों प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सवाहा में अभी क्या हुआ है, बक्सवाहा में जो वन संरक्षण के लिए क्या हुआ है, बक्सवाहा जो क्षेत्र है वह क्या, वहां पर हीरो की बहुत हीरे जो हैं वह अधिक मात्रा में प्राप्त होने की संभावना है। और जो भू सर्वेक्षण विभाग है उसने यह प्रमाणित किया है कि वहां पर काफी अधिक मात्रा में हीरे हैं। इस कारण से उस पर्टिकुलर क्षेत्र बक्सवाहा के जंगल को काटने के लिए सरकार द्वारा अनुशंसित किया गया है और लगभग वह काटा जाना सुनिश्चित है। परंतु जो वहाँ के पर्यावरणविद हैं वह लोग काफी इस पर डिबेट कर रहे हैं और इसके विरोध में काफी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस कारण से यह प्रसिद्ध है। तो हम उसको लिखेंगे कि बक्सवाहा मूलतः गहन वन क्षेत्र है, ठीक है ना, जहाँ नवीन हीरा भंडार मिले हैं, ठीक है ना, सीधे और ऐसे ही यहाँ पर जो अल्प विराम लगा इस टाइप से। और फिर चूंकि हीरा खनन हेतु वन की कटाई की जा रही है, अतः वन संरक्षण आंदोलन हेतु चर्चा में है, ठीक है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है वह बहुत ही शानदार फॉर्मेट है और इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से आपको नंबर मिलना है। अब हम देखते हैं 5th मार्क का क्वेश्चन। तो पहला हमने क्वेश्चन दिए थे कि मध्य प्रदेश के जो खनिज है उनका वर्णन करना था आपको, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें एक इंट्रो लिखेंगे कि खनिज संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपन्न राज्य है, ठीक है ना। यहाँ खनिज भंडार जो है वह कौन से चट्टानों में मिलते हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुरप्पा एवं गोंडवाना चट्टानों में मिलते हैं। और फिर प्रत्येक खनिज के बारे में जो खनिज जहाँ पर मिलता है उसके बारे में सीधा सीधा वर्णन कर देना फ्रेंड। जैसे यहाँ पर अगर मैग्नीज की बात करें हम तो देश का 12% मैग्नीज पाया जाता है और क्षेत्र कौन सा है, बालाघाट छिंदवाड़ा, ठीक है ना। हीरा की बात करें उत्पादन में प्रथम स्थान, यहाँ ये क्षेत्र जो भी पाए जाते हैं जैसे पन्ना में के हिनोता, सतना का मझभवा, छतरपुर का आगोरा खदान जो है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम कोयला की बात करें, जो तीसरा कोयला है वह 98%, ठीक है ना, वह कौन सा वाला गोंडवाना चट्टानों पाया जाता है। यहाँ का 98% गोंडवाना चट्टानों पाया जाता है। क्षेत्र कौन से हैं, सिंगरौली, ये सिंगरौली है फ्रेंड, सिंगरौली, ठीक है ना। सोहागपुर, मोहापानी, कन्हान घाटी और उमरिया, ठीक है ना, यह कोयले के मुख्य क्षेत्र हैं। तांबे की बात करें तो बालाघाट, मलाजखंड, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, यह प्रमुख क्षेत्र है। अगर हम यहीं पर बात करें बॉक्साइट की तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का अयस्क है यह। और क्षेत्र कौन सा है, अनूपपुर, मंडला डिंडोरी और बालाघाट। लोहा की बात करें तो जबलपुर, ग्वालियर, मंडला। अन्य में कोरोंडम सीधा लिख सकते हैं हम, सीधी, डोलोमाइट, बालाघाट। ऐसे ही अपना अगर ग्रेफाइट की बात करें तो बैतुल, ठीक है ना। टीन की बात करें तो बैतुल, ठीक है। यूरेनियम अपना शहडोल, फास्फेट झाबुआ, नरसिंहपुर में रॉक फास्फेट, ये सब। संगमरमर की बात करें तो जबलपुर, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसका एक बेहतरीन कंक्लूजन लिखना है कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वह खनिज संपदा से भरपूर राज्य है और यह भारत में 4थे नंबर पर खनिज संपदा के मामले में अपना स्थान काबिज किए हुए हैं। इसके साथ ही साथ इसमें क्या करना है फ्रेंड, अगर आप ये मैप के लिए जगह बना सकते हैं अगर राइट साइड में, ठीक है ना। इधर राइट साइड में ये लिखते हुए आपको राइट साइड में एक जगह बनानी है जिससे आपको मैप भी बना सके। और मैप में आप जितना आप समझा सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने चीनी का क्षेत्र दे दिया है, ठीक है ना, यूरेनियम का क्षेत्र दे दिए हैं, ठीक है ना, हीरा का क्षेत्र दे दिया है, चूना का क्षेत्र दे दिया, लोहा का क्षेत्र दे दिया, मैग्नीज और तांबे का क्षेत्र दे दिया, टंगस्टन का क्षेत्र जो बैतुल अपना है, ठीक है ना, ग्रेफाइट का क्षेत्र दे दिया है, ठीक है ना, कोयला का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक ये सब कोयला का क्षेत्र है, ठीक है ना, इस प्रकार से, और रॉक फास्फेट का क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम खनिज को सबसे पहले तो यहाँ पर राइट में आपको खनिज के क्षेत्र में मैप बना देना और साथ ही साथ फिर इनको सबको डिस्क्राइब कर देना है जैसे कि हमने अभी डिस्क्रिप्शन आपको बताया है, ठीक है ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उस पर प्रकाश डालिए। तो हम सबसे पहले उसका एक बेहतरीन इंट्रो देखेंगे कि किसी भी क्षेत्र में विशेष की दीर्घकालिक मौसमी दशाएं जो होती है उसके सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। तो ये हो गई अपनी जलवायु की परिभाषा। क्या हो गए, यह हो गई अपनी जलवायु की परिभाषा। अब जलवायु की परिभाषा को जब हम बता देते हैं तो अब हम मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में बताएंगे कि प्रदेश में जलवायु का स्वरूप जो है उष्णकटिबंधीय एवं मानसूनी स्वरूप दिया हुआ है, ठीक है ना फ्रेंड। अब उसमें देखेंगे हम कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को हम 4 भागों में बांट देते हैं सब, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, यह पैरेलल यहाँ पर एक जगह सुनिश्चित करना है जिसमें हम मैप बना सकें। ओके, मैप बना सकें, यह मैप बना सकें। और जैसे कि हम देखते हैं कि पहला जो है उत्तर का मैदान
दूसरा जो है मालवा का पठार, ठीक है, तीसरा जो है बिंद पहाड़ी, चौथा जो है अपना नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है ना, नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लिख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया भी गया, हमने मैप जो दी है। इसमें हम उत्तर का मैदान में देखें तो उत्तर का मैदान मतलब यह वाला क्षेत्र जो होता है अपना ग्वालियर वगैरह और रीवा छतरपुर ये वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो उत्तर के मैदान में बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना, जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है यह होगा अपना मध्य भारत का पठार, ठीक है ना, यह बुंदेलखंड और यह रीवा पन्ना हो गया, ठीक है ना फ्रेंड। इसमें हम बता देंगे इस क्षेत्र में जलवायु जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, कौन सी प्रकार की, यहाँ पर जो है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। और इसका कारण क्या है, समुद्र से दूर होने के कारण। इसमें क्या होता है, यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी भी पड़ना है और ठंड में अधिक ठंड भी पड़ना है, ठीक है ना। दूसरा क्षेत्र में देखते हैं अपन मालवा का पठार। तो मालवा का तो आपको पता ही है कि यहाँ समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण, और यहाँ का जो जलवायु है वह विश्व की सबसे अच्छी जलवायु में गिनी जाती है फ्रेंड, ठीक है ना। तो यह भी लिख सकते हैं हम कि जो यहाँ पर जलवायु है बसम जलवायु पाई जाती है, और यहाँ पर ना तो ग्रीष्म में ना, अब सबसे अच्छी जलवायु कैसे होगी कि जहाँ ग्रीष्म में ना अधिक गर्मी पड़े और ठंड में ना अधिक ठंड पड़े। तो उसी प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे कि अर्थात यहाँ पर ना ग्रीष्म में अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही शीत में अधिक ठंड पड़ती है फ्रेंड, ठीक है ना। उसके पश्चात हम देखेंगे जो अपना बिंद का पहाड़ी क्षेत्र है उसके बारे में। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर जलवायु एक अपना डिफरेंट जो वेरिएशन है वो फॉर्म करती है। जैसे विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, विंध्य की पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसमें विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है, जिसमें क्या होता है अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, लेकिन ठंड में भी साधारण ठंड ही पड़ती है, ठीक है ना। ठंड में साधारण ठंड पड़ती है और गर्मी में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि यह मालवा के क्षेत्र से लगा ही क्षेत्र है, ठीक है ना। अगर हम नर्मदा की बात करें, नर्मदा घाटी क्षेत्र जो यहाँ पर दिखा हो, इसमें अधिक गर्मी पड़ती है और ना सामान्य ठंड पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें कि यह क्षेत्र कर्क रेखा के लगभग समांतर होने के कारण गर्मियों में इस क्षेत्र में तेज गर्मी, क्योंकि यहाँ लगभग आप देखेंगे कि यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, तो इस कारण से यह जो कर्क रेखा है यह एक डिफरेंट फॉर्म प्रदान करती है हमारी जो नर्मदा घाटी की जलवायु है उसको। उसमें क्या इस कारण से क्या होता है कि गर्मियों में इस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ती है कर्क रेखा के कारण, लेकिन सर्दियों में जो है सामान्य ठंड पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा अपनी के कारण थोड़ी गर्मी बनी रहती है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हम फिर उसका एक बेहतरीन उपसंहार और निष्कर्ष हमें लिखना है कि इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसकी विविधता देख सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम जो आपका 11th मार्क का क्वेश्चन है उसकी ओर चर्चा करते हैं। उसमें हम देखेंगे कि हमने आपसे पूछा था मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में। तो हम सबसे पहले उसमें सीधा लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में की जलवायु एवं वहां पर पाए जाने वाले विविध कृषि और फसलों के कारण वहां की जलवायु को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। अब हम उन 11 कृषि जलवायु क्षेत्र को देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे अच्छा एक ही फॉर्मेट है कि इसमें आप कॉलम वाइज लिखें, क्योंकि अगर आप उसमें लिखेंगे तो आपको लगातार एक जैसे कृषि जलवायु क्षेत्र को 5 बार लगभग 11 बार लिखना पड़ेगा, मिट्टी को 11 बार लिखना पड़ेगा, वर्षा को 11 बार लिखना पड़ेगा और जिला को 11 बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा यही फॉर्मेट होता है कॉलम वाला सिस्टम उसमें। तो हम देखेंगे कि जो पहला जो क्षेत्र है चावल क्षेत्र, ठीक है, चावल क्षेत्र, इसमें क्या करेंगे छत्तीसगढ़ का कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ के मैदानी जो क्षेत्र है इसमें मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी एवं मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अगर वर्षा की बात करें तो 1200 से 1600 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम जिले की बात करें तो हम बालाघाट जिले में इस प्रकार की जो कृषि जलवायु क्षेत्र वह पाया जाता है। अगर दूसरे कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें हम तो यह है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। अगर इसकी फसल की बात करते हैं हम तो यह चावल क्षेत्र है और इसकी मिट्टी लाल पीली मिट्टी होती है और काली मिट्टी होती है। इसकी वर्षा की बात करें हम 100 मतलब वही 1200 से 1600 mm, ठीक है ना, 1200 से 1600 mm। यह याद करने का आपका बहुत ही सटीक तरीका है और मैं अभी आपको एक डिफरेंट टाइप से एक मैप से के थ्रू बताऊंगा, तो आप निश्चित तौर पर इसको बिना कुछ याद किए आपके माइंड में यह बैठ जाएगा। तो जैसा कि हम ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो वह होगा शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया आदि
जिले में यह पाया जाता है। तीसरी जो कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें हम, कैमूर एवं सतपुड़ा। तो उसमें हम अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो उसमें कौन सा है, गेहूं एवं चावल की उत्पत्ति की फसलें उगाई जाती है। और इसमें हम मिट्टी की बात करें तो मिश्रित लाल काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 1000 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। और जिले की बात करें तो सतना, पन्ना, जबलपुर, सिवनी आदि जिले में इस प्रकार का कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है या इसी कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड इसके मैप के बारे में। तो हम सबसे पहले एक मैप बनाएंगे। ठीक है ना, एक मैप बनाएंगे, उसमें बीच में इसको याद करने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही आपको आसानी से यहाँ पर आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये लेना है बालाघाट का, दूसरा आपको ये रीजन लेना है। ठीक है ना, तीसरा आपको ये रीजन लेना है। ठीक है ना, चौथा आप यहीं से ये कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से ये बना देंगे, यहाँ से ये बना देंगे, यहाँ से ये कर देंगे आप। ठीक है ना, और यहाँ से ये। ठीक है ना, आप एक बार इसको देख लें। सबसे पहले एक मैप बनाना है, उसमें आपको बालाघाट जिले को एक सिंगल इसमें डिजिट में व्यवस्थित कर देना है यहाँ से। फिर आपको ये बनाना है यहाँ से ये अपने शहडोल अनूपपुर। फिर उसके बाद आप सीधे आप इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित कर देंगे और फिर उसकी नंबरिंग कर देंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले आप क्या नंबरिंग करेंगे, छत्तीसगढ़ का पहाड़ मैदानी क्षेत्र, यह छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र, फिर यहीं से छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, यह कैमूर एवं सतपुड़ा क्षेत्र का यह तीसरा वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, चौथे पॉइंट की बात करेंगे हम सतपुड़ा क्षेत्र, यह सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पांचवें पॉइंट की बात करेंगे हम, यह मध्य नर्मदा क्षेत्र आता है। ठीक है ना, छठवें पॉइंट की बात करेंगे हम, यह विंध्याचल का क्षेत्र जो आता है। ठीक है ना, यह गिरदित क्षेत्र आता है यहाँ 7वें नंबर पे। यहाँ पे हमें 8वां यह बुंदेलखंड क्षेत्र जो आता है 8वां नंबर पे। ठीक है ना, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यह निमाड़ क्षेत्र आता है 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पर आपका झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र, झाबुआ अलीराजपुर का पहाड़ी मैदान। ठीक है ना, और जो 11वें नंबर पे आता है आपका मालवा का पठार। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से रट सकते हैं और इसको बना सकते हैं फ्रेंड। तो और इसमें ना ही आपको कोई चीज याद करना है, सीधे सीधे एक यहाँ ये चलना है, ये चलना है, यहाँ से यहाँ इस टाइप से। ठीक है ना फ्रेंड, तो आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आप इसको सीख जाएंगे। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो चौथा अपना क्षेत्र है मध्य नर्मदा क्षेत्र, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर कृषि जो होती है वहाँ पे क्या गेहूं की कृषि होती है। इसमें मिट्टी की बात करें हम तो काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 1200 से 1600 mm यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है ना, जिले की बात करें तो नरसिंहपुर, रायसेन, सीहोर और होशंगाबाद क्षेत्र में इस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं फ्रेंड। अब हम दूसरे जो अपने 5वें नंबर का कृषि जलवायु क्षेत्र है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, उस पर चर्चा करेंगे। इसकी अगर फसल की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं की फसल उगाई जाती है। मिट्टी में देखें तो मध्यम काली मिट्टी एवं काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। इसमें वर्षा की बात करें तो हम 1200 से 1600 mm, आप इसको अगर सेंटीमीटर में देखेंगे तो 120 से 140 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। और इस कृषि जलवायु क्षेत्र में सागर, दमोह, भोपाल, गुना, सीहोर इत्यादि जो जिले हैं यह समाहित होते हैं फ्रेंड। अब हम जो अपने 6वें कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें गिरद क्षेत्र में आपको फसल जैसे गिरद क्षेत्र में आपको जिले कौन कौन से आ रहे हैं, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी एवं अशोकनगर। यहाँ की फसल कौन सी है तो गेहूं एवं ज्वार यहाँ की मुख्य फसल है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी आपको पता ही है कि ऊपर साइड आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो वर्षा की बात करें तो 800 से 1000 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हम जो कृषि जलवायु क्षेत्र में देखेंगे वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम फसल की बात करें, यहाँ पर अगर हम फसल की बात करें तो उसमें गेहूं एवं ज्वार की जो कृषि जलवायु फसलें हैं यह यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो मिश्रित मिट्टी पाई जाएगी। और वर्षा की बात करें तो हम 800 से 1400 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। जिले की बात करें तो हम अशोकनगर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर इत्यादि जिले यहाँ पर में यह कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड, अब हम जो सतपुड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर अगर फसल की बात करें तो इसमें गेहूं एवं ज्वार, जैसे कि हमें पता है गेहूं एवं ज्वार की फसल होती है।
मिट्टी की बात करें तो हमें मिट्टी पता ही है कि छिंदवाड़ा सीधी बैतूल जिले में छिछली मिट्टी पाई जाती है। वर्षा भी हमें पता ही है कि 1000 से 120 1000 से 1200 mm वर्षा यहाँ पर होती है। जिले की बात करें तो बैतूल जिले में यह कृषि जलवायु क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं हम मालवा का क्षेत्र। तो मालवा का क्षेत्र यहाँ पर जो अपनी फसल हमें पता ही है कपास ज्वार सोयाबीन इत्यादि फसलें पाई जाती है, ठीक है ना। अगर हम मिट्टी की बात करते हैं तो मध्यम काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की बात करें तो 800 से 1200 mm जो वर्षा है वह पाई जाती है। जिले की बात करें हम तो मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, श्योपुर इत्यादि जिले में इसी कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करते हैं हम निमाड़ क्षेत्र। निमाड़ का जो क्षेत्र है यह इसमें फसलें की बात करते हैं, कपास एवं ज्वार की फसल यहाँ पर मुख्य रूप से होती है। यहाँ पर मिट्टी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। अगर हम वर्षा की बात करें तो 800 से 1000 mm यहाँ पर वर्षा होती है। जिले प्रमुख कौन से हैं? खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी इत्यादि जिले यहाँ पर मुख्य रूप से इस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं। अगर हम नेक्स्ट कृषि जलवायु क्षेत्र देखें, झाबुआ का पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो फसलें होंगी वह कपास एवं ज्वार का क्षेत्र होगी। मिट्टी जो होगी मध्यम काली मिट्टी होगी 800 और वर्षा जो है 800 से 1000 mm यहाँ पर वर्षा होगी। और जिले की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार इस कृषि जलवायु क्षेत्र में आते हैं फ्रेंड, ठीक है। इस प्रकार से हम सभी कृषि जलवायु क्षेत्र को देखते हैं। अब इसका कंक्लूजन जो लिखना है हमें तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विविध प्रकार की फसलें तथा जलवायु क्षेत्र के कारण विविध कृषि जलवायु क्षेत्र को 11 विविध भागों में विभाजित किया गया है तथा इन्हीं विभाजन के कारण यहाँ पर विविध प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम इस जो हमारी आज का सेशन था उसको कंप्लीट करते हैं। तो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा यह जो है हमारा बेसिक लेवल के आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है। साथ ही साथ हमारा जो मॉडरेट एवं एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग क्लास है वह हमारे ऐप पर कराई जा रही है। यदि आपको ज्वाइन करना हो और आप इच्छुक हो तो ज़रूर इसको ज्वाइन करेगा, आपको निश्चित रूप से इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।